हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो पढ़ रहे हैं, आज उसमें हमें थर्ड पढ़ना है। आगे दो हमने कर लिए। सबसे पहले था यूरोपियन यूनियन जो सबसे मेजर था, उसके बाद हमने किया नेफ्टा। अभी थर्ड हमें पढ़ना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो अभी एशियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कभी एस्टैब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक बाय 5 ओरिजिनल मेंबर्स। ओरिजिनली 5 कंट्रीज थी। लेटर अनदर 5 नेशंस जॉइन दिस ग्रुप। द 10 मेंबर्स नेशंस आर, अभी फाइनली 10 हो गए हैं। 10 कंट्रीज के हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ओरिजिनल एंड न्यू मेंबर्स बोथ। अभी आगे बढ़ते हैं। एशियंस ओरिजिनल पर्पस वॉज टू प्रिजर्व पीस अमोंग मेंबर नेशंस टू रिस्पॉन्ड द कम्युनिस्ट थ्रेट इन रीजन फ्रॉम चाइना। देखिए यहाँ पे बाकी के जो हमने ग्रुप्स देखे, ट्रेडिंग ब्लॉक्स देखे, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो इकोनॉमिक थे। ठीक है, इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट होना चाहिए मेंबर नेशंस का, रीजन का, वो सारे ऑब्जेक्टिव रहे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। यहाँ पे सबसे पहले इसका सबसे पहला एम था कि क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पीस मेंटेन होनी चाहिए विद इन कंट्रीज। ये इसका सबसे पहला एम था। इकोनॉमिक भी एम रहा, लेकिन वो उसके बारे में हम लोगों ने बाद में सोचा। अभी एशियंस ओरिजिनल पर्पस वॉज टू प्रिजर्व पीस अमोंग इट्स मेंबर नेशंस and to respond to communist threat in the region from China. During the first 9 years of its existence, Asian's primary focus was political. देखिए, सबसे पहला फोकस था पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बाद में आया। The economic cooperation began at the first Asian Summit in Bali in 1976 when the Declaration of Asian Accord was signed. The Asian countries agreed to cooperate in supply and purchase of basic commodities and the establishment of preferential trading agreements and the stabilization of prices in the region and promotion of export earning from production of regional commodities. ये सारी चीज़ें बाद में शुरू हुई। क्या क्या हुई कि बेसिक कमोडिटीज़ की सप्लाई भी करेंगे, खरीदेंगे भी, प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट अर्निंग को, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में डिसाइड हुई। इकोनॉमिकली ग्रो करना है। नाउ द एशियन कंट्रीज फॉर्म द एशियन फ्री ट्रेड एरिया EFTA in September 1994. The EFTA initially set to function for 10 years in order to develop inter-Asian trade. ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, 10 साल काम किया इंटर एशियन ट्रेड बढ़ाने के लिए। इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी, 10 मेंबर नेशंस थे, उनके ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम किया। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EFTA, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे? टू रिमूव टैरिफ्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द एशियन कंट्रीज, टैरिफ रेट कम करना, कस्टम ड्यूटी को कम करना। ठीक है, उससे क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। टू एनकरेज FDI इन द रीजन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए कंट्री में। नेक्स्ट इज टू असिस्ट मेंबर नेशन ड्यूरिंग एमरजेंसीज। एमरजेंसीज की हमने आगे भी बात की थी। नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, वॉर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है कंट्री में। उस टाइम हेल्प करना एक दूसरे को, मेंबर नेशन एक दूसरे को उस टाइम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। टू इम्प्रूव सोशल एंड कल्चरल रीजन्स अमोंग मेंबर नेशन। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। यस, पीस एंड स्टेबिलिटी, ये तो हमने देखा कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट रहा इसका। उसके बाद इकोनॉमिकली उन लोगों ने सोचा। अभी बेनिफिट्स टू मेंबर नेशन में, बेनिफिट्स में हमें रेफर करना है पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। जो ट्रेडिंग ब्लॉक का टॉपिक हमने किया था, उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस को यहाँ पे हमें लिख देना है। नाउ नेक्स्ट, स्पेशल अचीवमेंट्स। क्या क्या अचीवमेंट्स रहे वो हम पढ़ेंगे। तो इन 1967
ASEAN has signed major political accords that have contributed greatly to peace and stability in the region. क्या सबसे पहले तो पीस एंड स्टेबिलिटी लाने का ट्राई किया विद इन रीजन. द EFTA was launched in 1994 to encourage free trade among member nations, which boosted the growth of inter-Asian trade. क्या किया गया? फ्री ट्रेड अलाउ किया गया विद इन मेंबर नेशंस. मेंबर नेशंस जो 10 मेंबर नेशन हमने देखे उनके बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड बैरियर्स हटा देने चाहिए, ऐसा यहाँ पे डिसाइड हुआ. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यू टू टूरिज्म development in the region as the Asian countries placed emphasis on exploitation of tourism potential of the region. अभी फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारे तरीके से अर्न किया जा सकता है. ट्रेड कर सकते हैं हम, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं आउटसाइड कंट्री. वैसे ही टूरिज़्म बिजनेस भी डेवलप हो सकता है. उस तरीके से भी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है. तो ये भी डिसाइड किया उन लोगों ने कि इंक्रीज होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यू टू टूरिज़्म डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन द रीजन. रीजन जो भी मेंबर नेशंस है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कब बढ़ेगी? जब बिजनेसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ना ज़रूरी होगा तब बढ़ेगा. एंड प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब सामने डिमांड बढ़ेगी तब. नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी in the region as a result of social and economic development in the region. पॉवर्टी कम होनी चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए, परचेसिंग पावर बढ़ना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रीजन. ये कब हो सकता है? पॉवर्टी कब कम होगी? जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब आता है? बिजनेसेस बढ़ते हैं, लोगों को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तब जाके पॉवर्टी कम होती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन FDI फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द रीजन विच बूस्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंक्रीज होना चाहिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमारी कंट्री की कंपनीज़ में फॉरेन कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट करें, वो बढ़ना चाहिए. अभी वो फॉरेन कंपनी मेंबर नेशन भी हो सकती है, नॉन मेंबर नेशन भी हो सकता है, कोई भी चलेगा, लेकिन इंक्रीज होना चाहिए FDI. ये सारे ऑब्जेक्टिव रहे. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम. साउथ नेक्स्ट ट्रेडिंग ब्लॉक इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अभी इसके बारे में पढ़ेंगे. ये क्या चाहता था? टू ब्रिंग अबाउट रीजनल कोऑपरेशन among South Asian countries. The SAARC was launched in December 1985 by 7 nations of South Asia. 7 कंट्रीज़ थी सबसे पहले इसकी मेंबर. बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स एंड नेपाल. In 2007, Afghanistan this group as its 8th member nation. इसने ज्वाइन किया, 8th मेंबर नेशन बन गया ये ऑफ SAARC. अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे. 8 मेंबर्स हैं यहाँ के. ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहला, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ द रीजन एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्या रहेगा? वेलफेयर ऑफ द पीपल करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना. कैसे इम्प्रूव होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे. हमने देखा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तब जाके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी एंड लोगों का वेलफेयर होता है. नेक्स्ट इज टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन थ्रू रीजनल कोऑपरेशन. अभी 8 मेंबर्स है तो सब लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे. क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट इज टू एक्सीलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द मेंबर नेशंस.
क्या होना चाहिए, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस लाना है। जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो सोचेगी कि हम किसी नॉन मेंबर कंट्रीज पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे, हम सेल्फ रिलायंस हो हमारा, हम खुद से ही सारी चीज़ें कर पाए। नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम। म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम। सारी कंट्री ने एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है कि चलो कोई कंट्री बैकवर्ड है या कोई कंट्री बहुत प्रोग्रेस कर रही है, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के चलना है, पॉलिटिकली स्टेबल रहना है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना है कंट्रीज़ ने। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, to strengthen cooperation amongst member nations at international forums such as WTO on the matter of common interest। WTO में भी support करना है member nations को। Next is to cooperate with international and regional organizations with similar objectives। यहाँ पे भी cooperation करना होगा। ये सारे ही objectives रहे, हमने देखे साक के। Now next, इकोनॉमिक बेनिफिट टू मेंबर नेशन। सेम यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। अभी आगे देखते हैं सेप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। एज अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन अमॉन्ग सार्क member nations, SEPTA was signed by Council of Ministers in Dhaka on April 11, 1993 during the 7th SAC Summit। क्या करना था, ट्रेड लिबरलाइजेशन लाना था। लिबरलाइजेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटा देना या कम करना, फ्री कर देना, ट्रेड आसानी से हो सके, रूल्स हमने हटा दिए, ठीक है, बिजनेसेस को हमने फ्री कर दिया, उसे हम कहेंगे लिबरलाइज करना। नाउ द सेप्टा एग्रीमेंट came into force in December 1995. SEPTA contains provisions for giving special and favorable treatment to the LDCs in the SAARC region। अभी इस एग्रीमेंट में क्या सोचा गया, ऐसे प्रोविजंस लाए गए जो फेवरेबल ट्रीटमेंट देते हैं या बेनिफिट देते हैं लीस्ट डेवलप जो हम कहेंगे स्टेट है, ठीक है, सार्क रीजन। ये जो मेंबर नेशन की हमने बात की, 8 मेंबर नेशन थे, वहाँ पे जो एकदम लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है वहाँ उसको हेल्प करने के लिए प्रोविजंस थे उसमें। ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंजॉइंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स। अभी आगे देखेंगे सेप्टा, ये हमने बात की सेप्टा एग्रीमेंट की। नेक्स्ट इज सेप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। In 2004, the SAARC countries signed the SEPTA. This agreement on setting up of SEPTA is likely to provide boost to trade growth within the region. The SEPTA came into operation with effect from 1/1/2006। उसमें क्या था, ट्रेड को हमने काफ़ी लिबरलाइज करते गए, यहाँ पे भी हम ट्रेड ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, द प्रोग्रेस ऑफ regional cooperation among the SAARC member countries is very slow due to ethnic problems, border conflicts, differences in political system and ideologies। ये काफ़ी सारे reasons की वजह से क्या था, regional cooperation ज़्यादा नहीं था within member countries। Now the participating countries have to bury their differences in the common interest and for the purpose of promoting their trade। उसके बाद क्या किया गया, जो भी कंट्रीज़ है उन्होंने क्या किया, डिफरेंसेस को हटा दिया, ये सारे ही रीजंस को हटा दिया एंड क्या किया गया, ट्रेड को बढ़ा दिया गया। नाउ दे हैव टू रियलाइज दैट द रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी फास्टर थ्रू कोऑपरेशन रादर देन कंपटीशन अमॉन्ग मेंबर नेशन। क्या कॉन्सेप्ट आया इन लोगों के बीच में कि मेंबर नेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक प्रॉब्लम, डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो कंट्री का आपस में ट्रेड नहीं बढ़ेगा। ट्रेड नहीं बढ़ेगा तो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगा।
ये चीज़ें समझ ली उन्होंने। एंड उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कोऑपरेशन रहेगा विद इन मेंबर नेशन तो ही हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकते हैं। Now there are immense potentialities for mutual cooperation for the purpose of growth and prosperity of region and also to promote peace and stability in the region। ठीक है, क्या लाना ज़रूरी है? म्यूचुअल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है विद इन मेंबर नेशन, तब जाके ही क्या हो सकता है, ट्रेड बढ़ सकता है एंड इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी पढ़ लिए, कौन कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक्स थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी आगे हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन। अभी इन सब का एक्सप्लेनेशन हो गया है लेक्चर्स में, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसमें सबसे फर्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस। सबसे फर्स्ट है, डैश एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्ट करेगा वो एनवायरनमेंट कौन सा होगा? यहाँ पे आएगा हमारा आंसर इकोनॉमिक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, डैश एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन से डेमोग्राफिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। पॉपुलेशन हम स्टडी करेंगे, एज वाइज लोग कितने हैं, इनकम कितनी है, पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आएगा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट थर्ड इज, डैश एनवायरनमेंट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी एंड फॉर्मनेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की है। ऑप्शन है इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल, आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी एंड फॉर्मनेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, WTO इज अ फोरम ऑफ ओवर डैश कंट्रीज। ऑप्शन है 50, 60 या 100 या 160। तो यहाँ पे आने वाला है 160। फिफ्थ क्वेश्चन इज, डैश एग्रीमेंट ऑफ WTO इज कंसर्न विथ लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस है TRIPs, TRIMs, GATS एंड AOA। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, TRIM। नाउ नेक्स्ट इज, कस्टमर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। वहाँ पे ऑप्शन है इंटरनेशनल, इंटरनल, माइक्रो या मैक्रो। अभी कस्टमर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी हमने 2 पार्ट देखे थे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहाँ पे आने वाला है माइक्रो, जो सीधे सीधा बिजनेस को अफेक्ट करता है, कस्टमर्स अगर चेंज होते हैं तो। नाउ नेक्स्ट इज, WTO रिप्लेस्ड गेट इन द ईयर। कौन से ईयर? सबसे पहले ये बना था, उसके बाद WTO ने रिप्लेस किया, तो कौन से ईयर में? ऑप्शन है 1995, 1947, 2000 या 2005। तो ऑप्शन ए 1995 में रिप्लेस किया गया, WTO ने रिप्लेस किया गेट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। अब ऑप्शंस है एशियन, नेफ्टा, साक या फिर APEC। तो यहाँ पे आने वाला है साक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक रिजल्ट इन डैश क्रिएशन। ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ट्रेड, स्पेशल एरिया या डिस्प्यूट। तो ट्रेडिंग ब्लॉक क्या करता है? ट्रेड क्रिएशन करता है, मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ाने की ट्राई करता है। नाउ 10th क्वेश्चन इज, डैश एनवायरनमेंट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस फॉर्म। ऑप्शन है नेशनल, सिचुएशनल, एजुकेशनल या बिजनेस। तो यहाँ पे आने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस को अगर वहाँ पे थोड़े भी चेंजेस हो तो। नाउ 11
Next question 11 is dash environment consists of all the internal and external factor that influence the working of business firm. ऑप्शन है बिजनेस, नेशनल, सिचुएशनल या एजुकेशनल। तो एजुकेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट आंसर हो जाएगा इसका। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डैश इन नेचर, सिस्टमैटिक, स्टैटिक, डायनामिक और सोशलिस्टिक। तो आंसर रहेगा डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, कभी भी वो फिक्स नहीं होता, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट आर डैश इन नेचर। ऑप्शन है नॉन कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, स्टेबल या सस्टेनेबल। तो यहाँ पे होगा कंट्रोलेबल। आंसर इज कंट्रोलेबल। चेंजेस दोनों जगह पे होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी एंड एक्सटर्नल में भी, लेकिन इंटरनल को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालिसिस ऑफ डैश एनवायरनमेंट हेल्प्स अ बिजनेस फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहाँ से पता चलेगा? तो ऑप्शन है नेशनल, इंटरनल, इंटरनेशनल या एक्सटर्नल। तो आंसर आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके हम अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ढूंढ सकते हैं बिजनेस के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 अ डैश स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पर्पस एंड फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है स्ट्रेटजी, रूल, मिशन या पॉलिसी। आंसर होगा मिशन। मिशन क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का क्या एम है, पर्पस है, क्या फिलोसॉफी है। तो आंसर इज मिशन। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द डैश एनवायरनमेंट हेल्प्स अ बिजनेस फर्म टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात आएगी तो वो हमें पता चलेगा फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा इंटरनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पिटिटर्स इज एन एलिमेंट ऑफ डैश एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म। कॉम्पिटिटर कहाँ पे आएंगे? तो ऑप्शन है इंटरनल, माइक्रो, इंटरनेशनल या मैक्रो। तो कॉम्पिटिटर इज माइक्रो एनवायरनमेंट। जहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है तो तुरंत बिजनेस में भी सीधा फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश environment consists of broader socio-economic factors that influence the working of a business firm। ऑप्शन है मैक्रो, इंटरनल, इंटरनेशनल या माइक्रो। तो यहाँ पे होगा मैक्रो। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन इज डैश एनवायरनमेंट रिलेट्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल या डेमोग्राफिक। आंसर होगा डेमोग्राफिक। जब भी पॉपुलेशन स्टडी करने की बात आएगी तो डेमोग्राफिक वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश एनवायरनमेंट रिलेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ऑप्शन इज इकोलॉजिकल, एक्सटर्नल, नेशनल या इकोनॉमिक। तो ऑप्शन ए इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिलेट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 डैश एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लॉज विच डिफाइंस एंड प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लॉ की बात हुई है यहाँ पे, तो ऑप्शन है सोशल, कल्चरल, लीगल या पॉलिटिकल। तो आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट। नाउ 22 डैश एग्रीमेंट ऑफ WTO ट्रीट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो कौन से एग्रीमेंट होंगे? ऑप्शन है गेट्स, AOA, TRIPs, TRIM। तो यहाँ पे होगा TRIMs। नेक्स्ट 23 डैश एग्रीमेंट ऑफ WTO गिव्स प्रोटेक्शन टू पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात की है, तो कौन सा एग्रीमेंट हो जाएगा? TRIPs। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 Agreement of WTO requires member nation to liberalize सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को लिबरलाइज करना है, तो TRIM, गेट्स, AOA या TRIPs। तो सर्विस सेक्टर की जब बात आएगी तो गेट्स।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डैश एग्रीमेंट WTO प्रमोट्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर की बात की है तो यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे TRIPs है, ऑप्शन में GATS, AOA, TRIM, तो यहाँ पे आंसर होगा AOA। आगे बढ़ते हैं 26, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच इज फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर नेशन। ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम क्या कहेंगे, हमने पढ़ा है, उसे हम ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हैं ट्रेडिंग ब्लॉक, कार्टेल, कंसोर्टियम, ट्रेड एसोसिएशन, तो आंसर आएगा ए ट्रेडिंग ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं 27, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1957 बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ डैश बाय 6 कंट्रीज। ऑप्शन है इंग्लैंड, रोम, फ्रांस या पेरिस, तो ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया गया था बाय 6 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, as of January 2021 there were dash members of European Union। कितने मेंबर्स थे एज ऑफ January 21? ऑप्शन है 27, 28, 29 या 30, तो आंसर आएगा 27। अभी भी 27 है। नेक्स्ट इज नेफ्टा केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी डैश। कौन से ईयर में आया नेफ्टा? तो उसके ऑप्शन से 1994, 95, 2005 या 2010, तो यहाँ पे होगा 1994। नेक्स्ट, नेफ्टा कंसिस्ट ऑफ डैश कंट्रीज 5, 6, 3 और 4, तो वहाँ पे 3 मेंबर कंट्रीज हैं अंडर नेफ्टा। आगे बढ़ते हैं 31, द SAC वॉज लॉन्च इन December डैश बाय 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1990, 1985, 95 या 87, तो आंसर होगा 1985, दिसंबर 1985। नेक्स्ट 32, सेप्टा एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन दिसंबर डैश। कौन से साल में आया था? 1995, 97, 2002 या 2000, तो आंसर इज 1995। The EFTA agreement was signed by dash countries in 1994। कौन सी कंट्रीज थी यहाँ पे? यूरोपियन यूनियन की बात की है। सेकेंड ऑप्शन इज नेफ्टा, एशियन या SAC, तो यहाँ पे आएगा एशियन। चलिए नेक्स्ट इज एज ऑफ जुलाई 2021 देर आर डैश मेंबर ऑफ एशियन। कितने मेंबर थे जुलाई 21 में? 16, 10, 13 या 14, तो 10 हो गए। पहले 5 थे एंड उसके बाद दूसरे 5 मेंबर्स ऐड हुए, टोटल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन महाराष्ट्र प्राइमरी एजुकेशन कवर स्कूलिंग अप टू डैश स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, 8th स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज इन महाराष्ट्र डैश एजुकेशन कवर्स 9th and 10th स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी, तो यहाँ पे होगा सेकेंडरी। नाउ नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट इज एंड डैश ऑफ बिजनेस यूनिट, इंटीग्रल, सस्टेनेबल, सेपरेबल या आइसोलेटेड, तो इंटीग्रल पार्ट है ये बिजनेस का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38, Environment of modern business is more complex and predictable, unpredictable, stable या sustainable। environment कैसा होता है? unpredictable, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आजकल के मॉडर्न बिजनेस में। पहले कैसा था? सिचुएशन ज़्यादा करके स्टेबल रहती थी, डिमांड स्टेबल रहती थी, सेलर्स को भी पता था कितनी डिमांड आएगी। अभी टोटली अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज मैन पावर इज एन एलिमेंट ऑफ डैश एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनल या एक्सटर्नल। मैन पावर एम्प्लॉयज़ की बात की है तो वो आएगा इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट रेगुलेट्स द डैश ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, तो फ्यूचर, डायमेंशन, फोरकास्टिंग या स्कोप, तो यहाँ पे होगा स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस कितना आगे ग्रो कर पाएगा
वो कैसे पता चलेगा? बिजनेस इन्वायरमेंट से पता चल पाता है। चलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट द सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म, ये है फॉल्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें पता चलता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट इज गेट रिप्लेस WTO इन 1995, ये भी गलत है। फॉल्स, एट प्रेजेंट देर आर 17 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, रॉन्ग, फॉल्स है, 27 मेंबर्स है। द SAC स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड कॉमर्स, ये फुल फॉर्म गलत है, फॉल्स। एशियन कंसिस्ट ऑफ नेशंस बिलोंगिंग टू साउथ एशिया, दिस इज फॉल्स। Now sixth is environment is an integral part of business, बराबर राइट है। environment काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है बिजनेस को, बिजनेस और बिजनेस environment काफ़ी कनेक्टेड है, ट्रू। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इंटरनल environment indicates strength and weaknesses of the business या फॉर्म, ये ट्रू है। इंटरनल environment से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलती है। Next is the international business environment is influenced by international forums like WTO and UNCTAD, yes, ये भी right है, true है। Next is political stability brings consistency and firmness in government policies, true। Government policy कब बराबर रहेगी? जब political stability है तभी रहेगी। नेक्स्ट इज NAFTA स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, दिस इज ट्रू, ये फुल फॉर्म राइट है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैच द कॉलम की तरफ। यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स आंसर ही हमने यहाँ पे दिए हुए हैं अगेंस्ट क्वेश्चन। तो NAFTA की बात करेंगे तो NAFTA में आएगा मैक्सिको, उसकी मेंबर कंट्री है, 3 मेंबर कंट्री में से एक। एशियन, तो वहाँ पे 10 मेंबर्स है उसके, ठीक है। नाउ WTO, TRIPs एग्रीमेंट हुए थे अंडर WTO। सार्क की बात करेंगे, साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पे मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स हैं, ठीक है, 27 मेंबर नेशंस। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच द कॉलम की तरफ। उसमें सबसे फर्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट, तो कल्चरल इन्वायरमेंट हो जाएगा मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो की बात करेंगे तो कस्टमर्स, ये दोनों ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो। थर्ड इज इंटरनल इन्वायरमेंट, तो वो हो जाएगा मिशन, कंपनी का मिशन कैसा है, क्या है, वो बनाएगा इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ब्लॉक, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग ब्लॉक। नेक्स्ट सार्क है, सेफ्टा एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मैथ्स द कॉलम ख़त्म हो गया है, साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।